नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है हम पढ़ने वाले कृषि विज्ञान के अति महत्वपूर्ण कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर कहें एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपकी क्लास जो है डेली 7 PM पर लाइव हो जाती है, ठीक है। तो बढ़िया से आप लोग जो है जुड़ जाइएगा क्लास से। वॉइस बढ़िया आ रही है तो यस नो लिख दीजिए कि वॉइस बढ़िया आ रही है सर। जो आपके जो आज जो एमसीक्यूज होने वाले वो आपके आईबीपीएस, एएफओ, सीडब्ल्यूसी, एनएससी, यूपीएजीटीए, यूपीपीएससी, डीएचओ, एसटीए एंड टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। गुड इवनिंग संतोष कुमार जी, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है आपसे। क्या करें सर, थोड़ा सा ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस क्या है, मॉर्निंग 7 AM से रहती है, 7 AM टू 11 AM, तो 4 घंटे आपकी क्लास रहती है। इस वजह से ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ा सा बिजी हो गए हैं, इस वजह से थोड़ा सा सेशन नहीं ले पाते, लेकिन कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा मतलब कि आपके लिए कुछ सेशंस लाएं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न आज के सेशन का, बर्बरी किसकी नस्ल है? ऑप्शन ए बकरी, बी गाय, सी भैंस, डी भेड़ या कहें सी गॉट की है, या फिर कहें आपका काऊ की है, या कहें बफेलो की है। तो बताओ बच्चों, जो आपकी बर्बरी है वो किसकी नस्ल है, या फिर कहें सी की? 1A बिल्कुल सही संतोष कुमार जी। आपका जो बर्बरी है किसकी नस्ल है भैया? आपकी बकरी की नस्ल है, ठीक है। यहाँ पे आंसर ही नहीं जाता है। बकरी की देखो नस्लें यहाँ पर दी हुई है, दुधारू नस्लें और आपकी मांस वाली नस्लें यहाँ पर दी हुई है। देखो दुधारू नस्लें कौन सी? एक तो देखो आपकी सानेन है, जमुनापारी, बर्बरी, बीटल आदि। ये कैसे हैं आपकी दुधारू या फिर कहें मिल्क पर्पज, दूध के लिए, ठीक है। और मांस के लिए या मीट के लिए कहें तो ये है आपकी मेहसाना, कश्मीरी, मारवाड़ी, जमुनापारी। ये देखो आपकी मांस वाली भी है जमुनापारी, द्विकाजी कह सकते हैं, ठीक है। जमुनापारी कैसी आपकी द्विकाजी, मांस के लिए भी और दूध के लिए भी। ब्लैक बंगाल, ठीक है। तो ये नस्लें जो है आपके लिए मांस के लिए उपयोग किया जाती है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक है? ऑप्शन ए ब्राउन स्विस, यहां पर होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल जो है संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक है? ऑप्शन ए ब्राउन स्विस, ऑप्शन बी होलिस्टीन फ्रीजियन, ऑप्शन सी थार पार्कर, ऑप्शन डी जर्सी। बता दीजिए बच्चों जल्दी से आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। और ज्यादा से ज्यादा से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आपका जो है लेक्चर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही संतोष कुमार जी लिख रहे हैं ऑप्शन बी होलिस्टीन फ्रीजियन। होलिस्टीन फ्रीजियन गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है संसार में, ठीक है। और यह जो है सबसे भारी नस्ल या फिर कहें हैवी ब्रीड ऑफ काउ भी कहा जाता है किसको? होलिस्टीन फ्रीजियन को, ठीक है। थार पार्कर आपकी कैसी नस्ल है? द्विकाजी नस्ल है। और ये आपकी जो जर्सी है, जर्सी आपकी इसमें फैट परसेंट, मिल्क में क्या होता है? फैट परसेंट अधिक होता है। गाय के जो दूध होता है जर्सी का, उसमें क्या होता है? फैट परसेंट या फिर वसा प्रतिशत अधिक होता है, ठीक है। और एक आपकी जो है ब्राउन परसेंट, ये भी आपकी कैसी है? एक एक्जोटिक काऊ है। थार पार्कर देसी है, बाकी जो 3 दी हुई है ये एक्जोटिक काऊ है या फिर कहें विदेशी गाय की नस्ल है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, बी नई दिल्ली, सी लुधियाना या फिर डी करनाल। बताओ बच्चों क्या होगा आंसर? ए भोपाल, बी न्यू दिल्ली, सी लुधियाना या फिर कहें डी करनाल। ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान या फिर कहें सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका करनाल। तो आपका जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर है? आपका करनाल के अंदर है, करनाल हरियाणा। करनाल
हरियाणा के अंदर है, भोपाल नहीं है भैया। भोपाल में आपका IISS है, IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, यहाँ पे कहें भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान। IISS जो है आपका भोपाल के अंदर है, भारतीय मृदा अनुसंधान, मृदा विज्ञान, सॉरी, भारतीय मृदा विज्ञान भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है। तो ये कहां पर आपका भोपाल में, इसकी स्थापना आपकी 1988 में हुई थी, ठीक है, भोपाल के अंदर है ये। दूसरा है आपका करनाल, जो आपका केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान है, ठीक है, CSRRI, हाँ वो करनाल है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका करनाल के अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1961 में, ऑप्शन बी 1977 में, ऑप्शन सी 1980 में, ऑप्शन डी 1964 में। बताइए बच्चों क्या होगा आंसर, ए बी सी या फिर डी। जो समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम है या फिर कहें इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे हम IRDP भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये किस वर्ष शुरू हुआ? बात करें आपके IRDP की या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की या समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम की, तो यह आपका शुरू हुआ था 4B 1973, हमारे हिसाब से 1980 है, 1980 में हुआ था आपका समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा संतोष कुमार जी, बी नहीं होगा, 1973 नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP, ठीक है, सघन कृषि इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1961 में आपका स्टार्ट हुआ। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम या फिर कहें इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर क्षेत्र एरिया प्रोग्राम, ठीक है, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपका IAAP जो है आपका 1964-65 में, और आपका अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम या फिर हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1965-66 में, या फिर कहें 66-67 में आपकी हरित क्रांति के समय जो है आपका हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम या फिर अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम शुरू हुआ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए ढैंचा, बी सरसों, सी सूरजमुखी या फिर डी गेहूं। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा, ए ढैंचा, बी सरसों, सी सूरजमुखी या फिर डी गेहूं। हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग में लाई जाती है? ए बी सी या फिर डी। क्या होगा यहाँ सही उत्तर? ये तो आप लोग आसानी से जानते हो ना, इजीली आप इसका आंसर कर सकते हो। ढैंचा बिल्कुल सही संतोष कुमार जी। इसका जो हरी खाद के लिए कौन सी फसल उपयोग में लाई जाती है तो वो है आपकी ढैंचा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी है आपका 25। बताइए क्या होगा आंसर इसका, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? 10, 20, 15 या फिर कहें 25। ये तो आप सभी को पता है ना। अगर कि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना विजन एग्री अकेडमी को, ठीक है। 6C बिल्कुल सही संतोष कुमारी, यहाँ पर आंसर आपका हो जाता है 15। भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? 15। यह जो आपके कृषि जलवायु क्षेत्र है यह किस संस्था ने दिए थे? आपके प्लानिंग कमीशन, ठीक है। किसने दिए? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ने या फिर कहें योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन या फिर कहें योजना आयोग ने 1985 में 1985 से 90 के बीच जो है आपका प्लानिंग कमीशन ने 15 कृषि जलवायु क्षेत्र जो है दिए, ठीक है। और यह जो है आपका
आईसीआर भी मतलब कि जो है आपके जो कृषि जलवायु क्षेत्र को प्रोवाइड करता है, आईसीआर के अकॉर्डिंग आपका है 127, कभी कहीं कहीं आपको 127 देखने को मिलता है, कहीं कहीं 131। तो दोनों को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि 127 जो आपकी मतलब कि आईसीआर की वेबसाइट है उस पर तो देखो आपका 131 है, उसी को ऑथेंटिक मानना चाहिए। लेकिन कुछ जो है आपकी बुक्स में 127 लिखा हुआ है, तो हम ऑथेंटिक डाटा को मानेंगे ना जो वेबसाइट पे है, तो यहाँ पर हमें आईसीआर के अकॉर्डिंग 131 सही मानना होगा। तो यहाँ पर 127 नहीं 131 जो है आईसीआर के अनुसार कृषि जलवायु क्षेत्र है, ठीक है। और आपका जो बात करें कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र या फिर कहें आपका एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल जोन, ये भी तो एक होता है ना एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल जोन। तो एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल जोन जो है दिए थे आपको किसने, NBSSLUP, सुना है इसका नाम, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ये जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, नागपुर के अंदर है। कहां पर है, नागपुर के अंदर है। उसने जो है 20, पहले 21 थे, अभी जो है आपके 20 जो है कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र या फिर कहें एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल जोन दिए हुए हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल जोन 20, बिल्कुल सही संतोष कुमार जी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, फ्लैरिस माइनर खरपतवार किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए धान, बी मक्का, सी गेहूं या फिर कहें डी बाजरा। ए यहाँ पे आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है गेहूं। फ्लैरिस माइनर जो है गेहूं का क्या है, नकलची खरपतवार है, जिसे हम गेहूं सा या गेहूं का मामा भी कहते हैं, ठीक है। फ्लैरिस माइनर को मिमिक्री खरपतवार क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो है बढ़वार या फिर कहे जो इसकी वनस्पतिक वृद्धि होती है या फिर जो आपका मतलब कि जो इसका वनस्पतिक पार्ट होता है वो बिल्कुल से देखने में आपका गेहूं की तरह होता है, इसलिए इसे मिमिक्री भीट या फिर कहें नकलची खरपतवार भी कहा जाता है फ्लैरिस माइनर को। इसे हम गेहूं सा, गुल्ली डंडा या फिर आपका एक है गेहूं के मामा के नाम से भी जानते हैं फ्लैरिस माइनर को, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न नंबर 8 है, बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, ऑप्शन बी मेडिकागो सटाइवा, ऑप्शन सी रिसिनस कॉम्युनिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट फीडबैक देते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ये आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ये भी कहना जरूरी होता है ना यार, आपका सपोर्ट यहां से मिलेगा तभी आपको आगे अच्छी से क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही संतोष कुमार जी, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। तो बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या होता है भैया, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम होता है। आगे चलते हैं, मेडिकागो सटाइवा की बात करें तो यह आपका जो है रिसिनस कॉम्युनिस कैस्टर का होता है, ठीक है। मेडिकागो सटाइवा आपका शायद ऊंट का तो नहीं, एविना सटाइव होता है और मेडिकागो सटाइवा और याद तो आ रहा है, सॉरी लूसन का होता है, लूसन, ठीक है। लूसन जो है मेडिकागो सटाइवा, लूसन का साइंटिफिक नेम है, रिसिनस कॉम्युनिस आपका कैस्टर का, ठीक है, या लूसन को रिच का भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, याद तो था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं। गन्ना में रेटून स्टंटिंग का कारण है? ऑप्शन ए विषाणु वायरस, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा। गन्ना में रेटून स्टंटिंग का कारण क्या है? ए विषाणु, बी कवक, सी जीवाणु या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर लिख दीजिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर। यहां पर बात करें सही आंसर की तो पहले जो है संतोष कुमार जी आप लिख दीजिए आंसर, फिर हम आपको आंसर बताते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेट आता है कमेंट आपका, लेकिन आप लिख दीजिए 9B। देखते हैं, इसका आंसर बिल्कुल गलत है आपका संतोष जी, यहाँ पर आपका वायरस होता है। गन्ना में रेटून स्टंटिंग किसके कारण होती है? आपकी वायरस के कारण होती है, विषाणु के कारण होती है। तो ऑप्शन ए सही होगा, यहाँ पर बी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी ए जो है सही आंसर हो जाता है यहाँ पर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, करेला में कड़वाहट किसके कारण होता है? ऑप्शन ए आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी कैप्सिसिन, ऑप्शन सी मेमोडिकोसिन, ऑप्शन डी क्वेरसिटिन। बताओ आंसर क्या होगा। करेला में कड़वाहट किसके कारण होती है?
ए आइसोसाइनाइड, बी कैप्सिसिन, सी मेमोडिकोसिन या फिर डी क्वेरसेटिन। ए बी सी या फिर डी, क्या होगा यहां पर सही उत्तर? चलिए बात करें यहां सही आंसर की, तो यहां पर सही आंसर आपका हो जाता है क्या बच्चों? मेमोडिकोसिन। करेला में कड़वाहट किसके कारण होता है? मेमोडिकोसिन के कारण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं संतोष जी आप। आगे चलते हैं, जैसे मूली में तीखापन जो होता है आइसोसाइनाइड के कारण होता है, मिर्च में चरपराहट कैप्सिसिन के कारण होती है, प्याज में पीला रंग जो है क्वेरसेटिन के कारण होता है, करेले में कड़वाहट किसके कारण होती है बच्चों? मेमोडिकोसिन के कारण होती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, जैविक खेती के घटक कौन से हैं? जैविक खेती के घटक कौन से हैं? ऑप्शन ए कार्बनिक खाद है, बी जैव उर्वरक, सी जैव कीटनाशी या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर तो आपको सभी को पता होगा, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? जैविक खेती के घटक कौन कौन से हैं? कार्बनिक खाद है, बी जैविक उर्वरक, सी जैव कीटनाशी। इसका आंसर वेरी इजी या फिर क्या बहुत ही आसान है, 11 डी बिल्कुल सही संतोष जी। इसका आंसर आपका हो जाता है जैविक खेती का उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें आप जैविक खेती कार्बनिक खाद भी आते हैं भैया, जैव उर्वरक भी आते हैं, जैव कीटनाशी भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर है। अगला प्रश्न, गेहूं की फसल के लिए एक सिंचाई उपलब्ध होने पर किस अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए? ऑप्शन ए कल्ले वाली अवस्था, ऑप्शन बी फूल बनने की अवस्था, ऑप्शन सी ताजमूल जड़ या फिर सियाराई अवस्था, ऑप्शन डी दुग्ध अवस्था या फिर मिल्किंग स्टेज। बताइए जल्दी से क्या होगा सही आंसर? गेहूं की फसल के लिए एक सिंचाई उपलब्ध होने पर किस अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए? कल्ले वाली अवस्था, फूल बनने की अवस्था, ताजमूल जड़ अवस्था या फिर कहें दुग्ध अवस्था। जल्दी से आंसर कर दीजिए। ए बी सी डी, बिल्कुल सही संतोष जी ने सी आंसर कर दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। ताजमूल जड़ अवस्था या फिर कहें क्राउन रूट इनिशिएशन या फिर कहें सीआरआई अवस्था पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ग्लेडियोलस की प्रजाति है? ऑप्शन ए ज्वाला, बी गजल, सी प्रियदर्शनी या डी उपरोक्त सभी। ए बी सी या फिर डी, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लेडियोलस की प्रजाति है? ए ज्वाला, बी गजल, सी प्रियदर्शनी या फिर डी उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर कीजिए क्या होगा? ए बी सी या फिर डी, क्या होगा यहां सही उत्तर? और सेशन को लाइक जरूर कर देना, और अगर कि आप पहली बार ऐड हो रहे हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। 13 डी बिल्कुल सही आंसर आपका संतोष जी, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो ग्लेडियोलस की सभी प्रजातियां, ज्वाला भी है, गजल भी है और आपका क्या कहें प्रियदर्शनी, तीनों वैरायटी आपकी किसकी है? ग्लेडियोलस की है। आगे चलते हैं। अगला, प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है? प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लाल, बी सुनहरा पीला, सी नीला या फिर डी कहें सफेद। बताओ जल्दी से क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर? ए बी सी या फिर डी, प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है? आंसर कर दीजिए संतोष कुमार जी। 14 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी। बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो सही उत्तर यहाँ पर होगा आपका सुनहरा पीला। जो आपका प्रजनक बीज होता है या ब्रीडर सीड, प्रजनक बीज को क्या कहा जाता है? आपका ब्रीडर सीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रीडर सीड होता है वो। उसमें जो आपका उसके जो सीड का बैग होता है या फिर जो आपका जो थैला होता है सीड का, उसमें कौन सा लगा होता है? आपका सुनहरा पीला। डी नहीं होगा यार संतोष कुमारी, सफेद नहीं होगा। इस पर आपका सुनहरा पीला लगा होता है ब्रीडर सीड पर या प्रजनक बीज पर। सफेद तो आपका जो है किस पर? फाउंडेशन पर लगा होता है, आधार बीज पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी सही उत्तर होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बात करें आपके बीज के जो आपके टैग होते हैं, तो आपका जो प्रजनक बीज है ब्रीडर सीड है उसमें सुनहरा पीला या फिर गोल्डन येलो कलर का होता है। आधारीय बीज या फिर कहें फाउंडेशनल सीड में जो सफेद रंग का टैग लगा होता है, और आपका प्रमाणिक बीज में नीले रंग का टैग या फिर कहें ब्लू कलर का टैग लगा होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है बीज जीवता परीक्षण किया जाता है या फिर कहें सीड वायबिलिटी टेस्ट जो है किया जाता है। ऑप्शन ए टेट्राजोलियम टेस्ट द्वारा, बी ग्रो आउट टेस्ट, सी आपका प्रथम काउंट परीक्षण या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कर दीजिए। अच्छा हिंदी के कारण कंफ्यूजन, कोई बात, मैंने तो इंग्लिश भी बता दिया था। टेट्राजोलियम टेस्ट बीज जीविता परीक्षण किया जाता है या फिर कहें आपका सीड बायोबिलिटी टेस्ट जो है किससे किया जाता है, तो यहाँ आंसर हो जाता है आपका टेट्राजोलियम टेस्ट। बिल्कुल सही आंसर हो जाता है आपका संतोष जी, टेट्राजोलियम परीक्षण। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, मृदा जल को धारण करने वाले बाल हैं, बल है, सॉरी यहाँ पर बाल है, बल होना चाहिए था। मृदा जल को धारण करने वाले बल हैं, मृदा जल को धारण करने वाले बल हैं। ऑप्शन ए ससंजन, बी आसंजन, सी ससंजन और आसंजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पर सही उत्तर की तो क्या होगा सही उत्तर, मृदा जल को धारण करने वाले कौन से बल होते हैं, ससंजन, असंजन या ससंजन और आसंजन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर। सोलह सी बिल्कुल सही आंसर संतोष जी। यहाँ पर जो आपके एडहेशन एंड कोहेशन, एडहेशन और कोहेशन दोनों प्रकार के जो फोर्सेस हैं वो आपके जो मृदा जल पर लगते हैं, ठीक है, ससंजन और आसंजन बल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, सासंजन और आसंजन बल जो है आपके मृदा जल को धारण करने वाले बल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्षारीय मृदा का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन ए 6, बी 7, सी है 9, डी 8। जो आपकी एल्कलाइन सॉइल होती है, क्षारीय मृदा कौन सी, एल्कलाइन सॉइल, एल्काइली या फिर एल्कलाइन सॉइल, ठीक है। सैलाइन तो लवणीय होती है, क्षारीय कौन सी होती है, एल्कलाइन। तो क्षारीय मृदा का पीएच मान क्या होता है, ए 6, बी 7, सी 9 या डी आपका हो जाता है क्या 8। तो बताइए आंसर क्या होगा, डी 8, ए बी सी या फिर डी। 17 सी बिल्कुल सही। देखो आपका जो एसिड सॉइल होती है, एसिड सॉइल, उसका पीएच मान कितना होता है आपका, लेस देन 7 होता है, ठीक है। जो आपकी सैलाइन सॉइल होती है, सैलाइन या फिर लवणीय मृदा होती है, उसका पीएच क्या होता है, 8.5 से कम होता है। और जो आपकी एल्कलाइन सॉइल होती है या फिर कहें आपकी क्षारीय मृदा होती है, उसका पीएच क्या होता है आपका 8.5 से एबव होता है या फिर अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होता है, एल्कलाइन, एल्कलाइन सॉइल जो है 8.5 से अधिक होता है, 8.5। तो यहाँ पर आपकी जो एल्कलाइन सॉइल है उसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो दिया हुआ है अम्लीय मृदा 7 से कम, क्षारीय मृदा का 8.5 से अधिक और लवणीय मृदा का 8.5 से कम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जिंक के प्रयोग से ज्यादा प्रभावित होती है। ऑप्शन ए गेहूं, बी धान, सी मूंग या फिर डी आपका सरसों। बताइए आंसर क्या होगा। जिंक, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जिंक के प्रयोग से ज्यादा प्रभावित होती है। ए गेहूं, बी धान, सी मूंग या फिर कहें डी सरसों। ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर। जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो वो तो आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही संतोष जी, धान लिख रहे हैं जो कि सही उत्तर है। जिंक के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित फसल कौन सी है आपकी, धान या फिर पैडी जिसे कहते हैं, ठीक है, पैडी या फिर धान जिसे कहते हैं, राइस के नाम से भी जाने जाते हैं, पैडी, ठीक है। आगे चलते हैं। गेहूं में बौनेपन का कारण कौन सा जीन है। यह क्वेश्चन आपका किसमें, एएफओ में पूछा जा चुका है कि भैया जो आपका गेहूं में बौनापन होता है या फिर डॉर्कनेस होती है वो किस जीन के कारण होती है। ऑप्शन ए नोरेंटेन, बी डीजीबूजिन, सी ओपेक2, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। नोरेंटेन, डीजीबूजिन या फिर ओपेक2 या फिर कहें इनमें से कोई नहीं। बाइएल लेने पंतनगर खेरा डिजीज, बिल्कुल सही संतोष जी। आपको याद है कि बाइएल लेने द्वारा खेरा डिजीज की खोज की गई थी जिसमें जिंक की कमी के कारण होता है आपका खेरा रोग, ठीक है।
को सही आंसर कर रहे हैं 19 से, जो कि नोरेन 10 है। गेहूं में बौनेपन के लिए या फिर कहें आपका एक है ड्वार्फनेस के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है आपका, नोरेन 10, ठीक है। डीजी जीन जो है ड्वार्फनेस के लिए किसमें आपका धान में या फिर पैडी में की बौनेपन के लिए जिम्मेदार है। और आपका ओपेक 2 जो है आपकी क्वालिटी प्रोटीन मेज क्यूपीएम, क्यूपीएम का नाम सुना है ना, क्वालिटी प्रोटीन मेज जो आपकी प्रोटीन रिच मक्का होती है उसके लिए प्रयोग किया गया है आपका ओपेक 2, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक करने वाला तत्व है, मतलब कि जो आपका हेल्प करता है किसमें, जैविक आपका जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिर कहें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो सहायता करता है, मदद करता है, वह कौन सा तत्व है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, बी जिंक, सी मोलिब्डेनम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर जल्दी से क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करने वाला तत्व कौन सा है, मैग्नीशियम, जिंक या फिर मोलिब्डेनम या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही संतोष जी, यहाँ पर आप सी उत्तर कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सही है। मोलिब्डेनम जो है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करने वाला तत्व है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, नींबू के खैरा रोग के लक्षण पौधे के किन भागों पर दिखाई देते हैं। जो आपका नींबू में खैरा रोग होता है या फिर खैरा डिजीज ऑफ सिट्रस जो होती है उसके लक्षण किस पर दिखते हैं। ऑप्शन ए पत्तियों पर या फिर कहें लीव्स पर, ऑप्शन बी फ्लावर्स पर या फूलों पर, ऑप्शन सी स्टेम्स पर या कहें शाखाओं पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। नींबू के खैरा रोग के लक्षण पौधे के किन भागों पर आते हैं। ए पत्तियों पर, बी फूलों पर, सी शाखाओं पर, डी सभी। बिल्कुल सही 21 डी। जो आपका नींबू के खैरा रोग के जो लक्षण हैं वो आपके पत्तियों पर भी आते हैं, फूलों पर भी आते हैं और शाखाओं पर भी आते हैं। तो ऑल यहाँ पर सही हो जाता है, तो सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, करनाल वंट किस फसल का बीज जनित रोग है। ऑप्शन ए दलहनी फसलों का, बी धान का, सी गेहूं का या फिर डी सरसों का। करनाल वंट किस फसल का जो है बीज जनित रोग है, तो बताइए किसका रोग है ये। जो आपका करनाल वंट है किस फसल का बीज जनित रोग है, लिख दीजिए ए बी सी डी। जल्दी से लिखिए आंसर बच्चों, फिर बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, गेहूं। जो आपका करनाल वंट है, ठीक है, वो आपका गेहूं का एक बीज जनित रोग है। यह इसके लिए कहा जाता है कि जो आपका करनाल वंट अगर की रोग लग गया है तो यह एक्सपोर्ट क्वालिटी या फिर निर्यात की जो आपकी गुणवत्ता है उसको खराब करता है। या फिर कहें एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ व्हीट इज अफेक्टेड बाय, तो वो है आपका करनाल वंट या फिर जो आपकी गेहूं की निर्यात गुणवत्ता को खराब करने वाला है वह है आपका कौन सा, करनाल वंट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसे IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए मथुरा, बी भरतपुर, सी आपका पटना, डी इज्जतनगर। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। IVRI कहां पर स्थित है, ए मथुरा में, बी भरतपुर में, सी पटना में या फिर डी इज्जतनगर के अंदर। जल्दी से आंसर कर दीजिए बच्चों, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर। बात करें यहां पर सही उत्तर की तो जल्दी से लिखिए संतोष कुमार जी, आई एम वेटिंग। बिल्कुल सही संतोष कुमार जी, ऑप्शन डी इज्जतनगर जो है सही आंसर हो जाता है आपका। इज्जतनगर बरेली में आपका जो है भारतीय पशु अनुसंधान चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है या फिर कहें इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। NDRI कहां पर है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है। NDRI कहां पर है, करनाल हरियाणा के अंदर है, ठीक है, करनाल हरियाणा के अंदर है। इसकी स्थापना
स्थापना तो हुई थी 1955 में, कहां पर, बेंगलोर में, सॉरी 1923 में बेंगलोर में हुई थी, ठीक है। लेकिन बाद में इसे जो है 1955 में इसे इंडिया सॉरी करनाल में जो है इसे स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। एक और आपका एनडीडीबी कहां पर है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके पहले चेयरमैन जो है वर्गीस कुरियन साहब थे, ठीक है। एनडीडीबी कहां पर आपका, आनंद गुजरात के अंदर है, कहां पर है, आनंद गुजरात में है, ठीक है। एनडीडीबी कहां पर, आनंद गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात JA। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जीरो टिल सीड ड्रिल विकसित किया गया, ऑप्शन ए लुधियाना में, बी पंतनगर, सी कानपुर, या फिर डी आगरा। जो आपका मस्टर्ड का रिसर्च इंस्टीट्यूट भरतपुर के डायरेक्टर ऑफ मस्टर्ड एंड रेपसीड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ मस्टर्ड एंड रेपसीड रिसर्च कहां पर है आपका, भरतपुर के अंदर है, ठीक है। जीरो टिल सीड ड्रिल विकसित किया गया, ए लुधियाना, बी पंतनगर, सी कानपुर, या फिर डी भोपाल। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर। बात करें सही आंसर की तो जीरो टिल सीड ड्रिल जो है आपका किसने विकसित किया, आपका पंतनगर, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, GBPAUT ऐसे कुछ है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर सॉरी कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका पंतनगर द्वारा जीरो टिल सीड ड्रिल जो है विकसित किया गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, लीची का वनस्पतिक प्रवर्धन किया जाता है। आपकी जो लीची होती है उसका व्यावसायिक प्रवर्धन या फिर कहीं प्रसारण किया जाता है, ऑप्शन ए कलिकायन द्वारा, ऑप्शन बी बूटी या एयर लेयरिंग द्वारा, सी कलम द्वारा, या डी बीज द्वारा। जो आपका प्रवर्धन यदि से हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोपागेशन कहते हैं, कॉमर्शियल प्रोपागेशन, ठीक है। तो लीची का कॉमर्शियल प्रोपागेशन का मेथड कौन सा है, ए कलिकायन द्वारा, बी बूटी या फिर एयर लेयरिंग, आपका सी कलम द्वारा, डी बीज द्वारा। जल्दी से आंसर लिख दीजिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। बात करें सही उत्तर की, 25B बिल्कुल सही, जो आपका लीची के अंदर जो है एयर लेयरिंग या फिर कहें बूटी द्वारा व्यवसायिक प्रवर्धन किया जाता है। इसी के साथ आज का सेशन देखो खत्म तो नहीं होता है, लेकिन कुछ फ्रूट्स में आपको प्रवर्धन की विधियां दी गई हैं, ठीक है। इस सेशन को खत्म मत मानना, इसके बाद खत्म होगा। इस प्रवर्धन की विधियां जो है आप नोट कीजिए, उसके बाद आपका सेशन खत्म होगा। देखो यहाँ पर विप एंड टोंग ग्राफ्टिंग जो है किसमें, आपका विप एंड टोंग ग्राफ्टिंग और स्टूलिंग किसके अंदर प्रयोग किया जाता है, आपका एप्पल के अंदर, सेब के अंदर, ठीक है, और पियर के अंदर, नाशपाती के अंदर, एप्रिकोट या खुबानी। बिल्कुल सही, ओरिजिन लीची का जो है चाइना है, ठीक है। जो विप एंड टोंग ग्राफ्टिंग है, ठीक है, और स्टूलिंग है वो किसमें किया जाता है, एप्पल, नाशपाती या एप्रिकोट में। टी बडिंग जो किया जाता है वो पीच, आड़ू, प्लम या आलू बुखारा में किया जाता है। सीड द्वारा प्रवर्धन किसके अंदर किया जाता है, आपका एसिड लाइम या फिर खट्टा नींबू, कोकोनट, नारियल, अरेका नट, सुपारी, पपाया, पपीता, या फिर डी सॉरी फालसा, कॉफी, और आपका पैशन फ्रूट या फिर पैशन फ्रूट में जो है आपका सीड द्वारा जो है। अभी अभी एएफओ में पूछा गया था, एएफओ 2023 में पूछा गया इससे क्वेश्चन कि भैया जो आपका नींबू के अंदर प्रवर्धन की विधि, एसिड लाइम के अंदर प्रवर्धन की विधि कौन सी है, तो वो है आपकी सीड द्वारा, ठीक है। लेयरिंग और टी बडिंग की बात करें जो एवोकाडो में अपनाया जाता है। पैच बडिंग जो है आंवला, बेल, पीकेनट या कहें अखरोट के अंदर अपनाई जाती है। रिंग या फिर कहें टी बडिंग जो है आपकी बेल के अंदर, और बीनियर ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग ग्राफ्टिंग और स्टोन ग्राफ्टिंग किसके अंदर अपनाई जाती है, आपकी आम के अंदर अपनाई जाती है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। इन सबको आप जो है सेशन को पॉज करके इसको लिख लेना, नोट कर लेना। बाकी सेशन आपका कल शाम को 7 बजे होगा, ठीक है। अगर कि आप जो है ललितपुर से हैं तो आपके बैचेस चल रहे हैं ललितपुर के अंदर एग्रीकल्चर के, ठीक है। सेशन अगर ये अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, लाइक द वीडियो, ठीक है। और ललितपुर में आपके कुछ बैचेस चल रहे हैं एग्रीकल्चर के, ठीक है। ललितपुर में आपका अभी अभी नया बैच जो है 1 तारीख से शुरू हुआ है। 7:30 से 8:30 जो है आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर पढ़ाया जाएगा, ठीक। 8:30 से 9:30, 8:30 से
9:30 आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है, मैथ और रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग, जो कि आपका बिल्कुल से एएफओ के लिए गुड नाइट संतोष कुमार जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे जुड़े, आप हमारे परिवार का हिस्सा है विजन एग्री एकेडमी, आप ही लोगों की मतलब की परिणाम है, ठीक है। हम तो आपको बस लेक्चर डिलीवर करते हैं, सब कुछ आपको आगे बढ़ाना आपका काम है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करिए संतोष जी, ठीक है। तो जो आपकी 8, 8:30 से 9:30 तक आपकी मैथ्स की क्लास रहेगी, जिसमें मैथ या रीजनिंग, मतलब आपका 4 दिन मैथ चलता है, 2 दिन आपकी रीजनिंग चलती है, ठीक है। और एक आपका बैच लग रहा है 9:30 से 10:30, 9:30 से 10:30। इसमें आपको गारंटेड एएफओ की इंग्लिश, ठीक है, एक गारंटेड इंग्लिश का बैच है कि आपका जो है इंग्लिश में आपको 5 से 6 नंबर जो है ला के जाएंगे, ये आपको बस चलना, जैसे हम गाइड करेंगे वैसा चलना होगा, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए स्पेशल बैच है आपका 9:30 से 10:30, तो आप ज्वाइन करिएगा। टोटल आपकी एएफओ की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जा रही है। आपका प्री के लिए मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और मेंस के लिए आपका एग्रीकल्चर प्लस आपका इंटरव्यू की भी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। तो आप आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा विजन एग्री एकेडमी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल, ठीक है, शाम को 7 बजे।